सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम जानेंगे मोटिवेशनल की जो इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं उनके बारे में और उसके साथ साथ उनके एप्लीकेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो टॉपिक है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो टॉपिक दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि मोटिवेशन कॉन्सेप्ट को समझाइए, तो कॉन्सेप्ट में आपके जो थ्योरीज वगैरह हैं वो सब इंक्लूड हो जाएंगी। और उसके साथ साथ जो सेकंड दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर इस टॉपिक को ऐड किया गया है। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आपका क्या रोल है, इसका कहाँ यूज किया जा रहा है, मोटिवेशन को किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में है, जो कि आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा देखो टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये टॉपिक हो जाएगा आपको इसी वीडियो में 100% क्लियर। ठीक है, तो चलते हैं और जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो ये काफ़ी अच्छी पीडीएफ है, इसको यूज़ की कर रहे हैं भाई इसके लिए। सो मोटिवेशन मीन्स इंडक्शन टू एक्ट और मूवमेंट of an organization. It means the process of making subordinates to acts in a desired manner to achieve certain organization goal। यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, क्योंकि हर एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन पढ़ रहे हैं, लीडरशिप पढ़ रहे हैं, उनका मीनिंग, उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, तो घूम फिर के बात वही आ जाती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को किस तरह से अचीव किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीन चीज़ों को हमें जो है अच्छे से समझना होगा कि मोटिव क्या है, मोटिवेशनल क्या है और मोटिवेटर्स क्या है। सो मोटिव इज इनर मूव्स दैट एनर्जी एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट बिहेवियर टूवर्ड्स गोल। मोटिव अराइज एक्ट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल रियलाइजेशन ऑफ ए मोटिव cause restlessness in the individual, which promotes some action to reduce such restless। इट मीन्स हिंदी में इसका अगर मीनिंग जाना जाए तो मोटिव क्या है, एक इनर जो हमारे अंदर से हमें एनर्जी देता है, किसी काम को करने के लिए एक्टिव करता है। अब जैसे हम लेटे हुए हैं, हमें याद आता है कि भाई हमारा एग्ज़ाम पास आ रहा है, एकदम से हम उठते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अंदर से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है जो हमें मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारे को काम करने के लिए मोटिवेट कर रही है तो वो चीज़ कौन सी है, एचपीएससी एग्ज़ाम। तो वो हमारा क्या हो गया, मोटिव, क्योंकि हमारा जो गोल है वही हमारा मोटिव है भाई, एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ स्टिमुलेशन पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिज़ायर गोल, जो कि हमें कुछ काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। जो वो प्रोसेस है, बीच का जो प्रोसेस है, जो हम उठे और काम को लग गए, वो हमारी जो प्रोसेस होगी, जिस मोटिव ने हमें उस काम करने के लिए क्या किया है, मोटिवेट किया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोटिवेशन। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, मोटिवेशन, जो एकदम से हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लग गए। उसके बाद है मोटिवेटर। मोटिवेटर इज द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर यूज diverse motivator like pay, bonus, promotion, recognize, praise, responsibility, etc. in the organization to influence people to contribute their best। तो मोटिवेटर क्या है, मोटिव तो हमारा हो गया भाई, हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, लेकिन उसके लिए हमें मोटिवेट कौन कर रहा है। अब हम एचपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए किस लिए मरे जा रहे हैं, कि हमारा क्लियर हो जाए, क्यों? क्योंकि हमें क्या मोटिवेट कर रहा है, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारी जो सैलरी रहेगी, हमारा मेन मोटिव क्या है कि भाई हमारा जो जीने का तरीका है, लाइफ स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर हमें ये जॉब मिल गई। तो वो क्या है, हमारे मोटिवेटर है। और जो हमारा मोटिव है वो क्या है, एचपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना। और जो सैलरी है, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, वो हमारे मोटिवेटर हैं। और जो ये प्रोसेस है जो हम उसको पाने के लिए कर रहे हैं वो हमारी क्या है, मोटिवेशंस है।
ठीक है, तो आई थिंक इन तीनों का मीनिंग जो है आपको क्लियर हो गया होगा। सो एम्प्लॉयज़ आर द की रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। एम्प्लॉय क्या होते हैं? की रिसोर्स होते हैं। वही हमारा जो मेन मोटिव है उसको क्लियर करने के लिए उन्हीं के बेस पर हम क्या कर पाते हैं, अपने मोटिव को क्लियर, गोल को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको किस तरह से, सबसे पहले थ्योरी जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, सो ह्यूमन बिहेवियर क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का है, इजीली इसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। तो सब अलग अलग जो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं उनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। किस थ्योरी का यूज़ करना है हमें, ये हम देखेंगे। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल का एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर है उसके बेस पे हम किस थ्योरी को यूज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकें। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इनको 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नीड थ्योरी, नीड थ्योरी में आपकी कौन सी आ जाएगी, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, हजबर्ग ने। ERG थ्योरी किसने दी थी, हम क्लेंटन एल्डरफर ने। कॉग्निटिव थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कि ये देखो ये किस लिए की है मैंने, क्योंकि कई बार पूछ ली जाती है कौन सी बिहेवियरल थ्योरी है, कौन सी कॉग्निटिव थ्योरी नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के, जब आप सब्जेक्टिव पेपर दोगे तब भी आप अगर इस तरह से लिखोगे तो इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी, विक्टर एच ग्रूम ने। गोल सेटिंग थ्योरी एडविन लॉक ने। इक्विटी थ्योरी जे स्टेसी एडम ने। बिहेवियरल थ्योरी में अगर बात की जाए तो एक्स एंड वाई थ्योरी किसने, मैक्स ग्रेगर ने। और थ्योरी जेड किसने दी थी, विलियम ओची ने। क्योंकि देखो जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है सभी का इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सभी का करेंगे ताकि कोई भी थ्योरी अगर आ जाए तो आप अच्छे से उसको बता सको, अच्छे से आंसर दे पाओ। तो नीड थ्योरी, नीड थ्योरी के अंदर किस को इंक्लूड किया गया है, जो कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे जिस नीड को हमें सेटिस्फाई करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे मास्लो की थ्योरी थी तो उन्होंने कितनी नीड बताई थी, 5 नीड्स बताई थी। ठीक है, एक नीड सेटिस्फाई होगी फिर हम दूसरी को लेने के लिए चले जाते हैं, दूसरी सेटिस्फाई होगी फिर हम तीसरे स्टेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसीलिए नीड थ्योरी में उन्हीं को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। कॉग्निटिव थ्योरीज में किन थ्योरीज को ऐड किया गया है, ये नीड के बेस पे नहीं, ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बेस पर जो हमारे बिहेवियर को क्या करती है, अफेक्ट करती है, और उसके बेस पर हम कोई एक्शन करते हैं तो उन थ्योरीज को कॉग्निटिव थ्योरीज में ऐड किया गया है। इट इज़ नॉट द नीड दैट्स मेक ए पर्सन एक्ट बट हिज परसेप्शन अबाउट ए पर्टिकुलर सिचुएशन दैट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर को क्या करती है, अफेक्ट करती है। उसके बाद है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी कौन सी है, द नेचर ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउ दे बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ मोटिवेशन इन द बिहेवियर थ्योरी, कि हमारे बिहेवियर में अलग अलग सिचुएशन में कैसा चेंज आता है, वो हमारी बिहेवियर, कि हमारा बिहेव कैसा है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं जब बिहेव करते हैं। वो कहते हैं ना कि ये तो हमेशा ऐसा ही रखता है। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो कभी भी देख लो आप हमेशा सैड मिलेंगे, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो हमेशा हंसते रहेंगे। ज़्यादातर जो मोटे पर्सन होते हैं उनका क्या माना जाता है कि वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनका कहते हैं ना कि भाई कितनी डांट लगा लो ये तो हंसता ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है। ठीक है, तो वो हमारे किसके अंदर आएंगे, बिहेवियर थ्योरी, जिसमें ये मान लिया जाता है कि भाई मोटे पर्सन तो हमेशा कुछ खुश मिजाज होते हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो मोटे भी होते हैं लेकिन फिर भी खुश मिजाज नहीं होते। ठीक है, तो बिहेवियर्स थ्योरी के अंदर हम उन्हीं को ऐड करेंगे जहाँ पे बिहेव के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एक्शन किया जाता है वहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी, और जो नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमारी नीड थ्योरी के अंदर आती है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इजी हमारी जो थ्योरी है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हमेशा क्वेश्चन में पूछी जाती है। अब्राहम मैस्लो ने दी थी, बेस्ड है ह्यूमन की नीड पर। हायरार्की लोअर टू हायर फ्रॉम 5 नीड्स, और ये भी पूछा गया था कि इसके अंदर कितनी नीड्स
बताई गई हैं। तो 5 नीड्स बताई गई है। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल, सेकंड सेफ्टी, थर्ड सोशल, फोर्थ है स्टीम एंड फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए भाई, रोटी कपड़ा चाहिए। ठीक है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, हमारी क्या है साइकोलॉजिकल नीड है। उसके बाद हम चाहते हैं कि भाई हमारी हेल्थ वगैरह अगर कुछ ख़राब हो जाए तो हमें सेफ्टी मिल जाए कि हाँ हम अपना इलाज कर पाएंगे। उसके बाद हम सोसाइटी में चाहते हैं कि भाई हमारा सोसाइटी में क्या हो, एक स्टेटस हो। तो इस तरह से जो हमारी नीड है वो बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हमारी नीड जो है क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और हमारी जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी हम उतना ही ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। तो लास्ट में जो हमारी नीड होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इट मीन्स उसमें क्या होता है, तो एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में यही मतलब है। सेल्फ एस्टीम नीड्स में हमारी क्या आ जाएगी, जैसे कि हमें कोई सम्मान दे, हमारी कोई प्रशंसा करे, हमारी एक अच्छी गुडविल होनी चाहिए, वो हमारी एस्टीम नीड्स में आ जाएंगी। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हमारी क्या होगी, जिस सिचुएशन पर हम पहुंचना चाहते हैं, यानी कि अल्टीमेटली हाइट पे, यानी कि सबसे चरम सीमा पर टोटल फ्लोरिंग हो रही है हमारी, समग्र हमारा विकास हो चुका है। एक व्यक्ति जितना चाहता था उतना उसको वह उस लेवल तक पहुंच गया है, उतना वह बन गया है। अब इससे आगे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि उसका समग्र जो डेवलपमेंट है वो यहाँ तक हो चुका है। तो देखो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे। इसके बाद है हमारी सेकंड नीड का ही जो पार्ट है, नीड थ्योरी का ही जो पार्ट है, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इस थ्योरी में हम क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या होती हैं। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, अब मान लो हम HPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी जो वैलेंस है, वैलेंस सबसे पहले देखो वैलेंस जान लेते हैं। वैलेंस क्या होती है, एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, और कई बार इसके साथ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एक नया वर्ड्स जो है बाद में जोड़ा गया था, लेकिन इसमें पढ़ा पहले भी जाता था, लेकिन फिर ये इसमें ऐड कर दिया गया। ये क्या था, इंस्ट्रूमेंटेलिटी। ठीक है, लिख लेना, बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सो वैलेंस क्या है, वैलेंस क्या है, जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, वो हमारा क्या है, वैलेंस है। ठीक है, जैसे अब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं, सो सैलरी है, जो स्टेटस है, वो हमारे वैलेंस है, यानी कि उससे क्या हो रही है, हमें एक तरह से मोटिवेशन मिल रहा है। एक्सपेक्टेंसी, अब हमें ये पता है कि हमारा HPSC एग्ज़ाम क्रैक करने की एक्सपेक्टेशन कितनी है, कितनी हमारी पॉसिबिलिटी है हम उसको कर पाएंगे। ये 2 टाइप्स की हो जाती है, किसी की नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, कई कैंडिडेट्स ये सोच के बैठ जाते कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। कुछ कैंडिडेट इतने पॉजिटिव होते हैं कि भाई हो जाएगा, चाहे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ भी रख ले, हमें एग्ज़ाम क्रैक हम करके रहेंगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेंसी होगी, जितने हैवी आपके वैलेंस होंगे कि नहीं मुझे इस लेवल तक पहुंचना ही पहुंचना है, वो उतना ही ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगे। ये मोटिवेशन की थ्योरी जो है वैसे ही नहीं बनी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं इनके ऊपर, तब जाके ये थ्योरी बनी है। और अब आप सोचोगे जितनी ज़्यादा मुझे ये नीड होगी कि भाई मुझे तो कोई ऐसा गरीब लेवल का है जिसका स्टेटस बिल्कुल भी नहीं, उसको सैलरी, उसके लिए क्या है, बैलेंस है कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, और वो कहाँ से आ सकता है, मुझे HPSC एग्ज़ाम क्रैक करना है और 100% करके रहेंगे। ये उसकी क्या है, एक्सपेक्टेंसी है, उसने उम्मीद लगाई है। जितनी ज़्यादा हाई होगी उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट, ये एक वैलेंस का ही पार्ट होता है। ठीक है, कि हम किसको इतनी ज़्यादा क्या दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, किसको हम ज़्यादा फर्स्ट पे रख के चल रहे हैं, अपनी सैलरी को, अपने स्टेटस को। जितना ज़्यादा ये तीनों हमारे ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा हम क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, हाईली मोटिवेट होंगे। यही क्या कहता है, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती है। और ये नीड के अंदर क्यों आई है, क्योंकि हमें उस चीज़ की क्या है, बैलेंस की हमें नीड है, हमें सैलरी की नीड है, हमें अपने स्टेटस की नीड है। ठीक है, इसीलिए इसको नीड थ्योरी के अंदर क्या किया गया है, ऐड किया गया है हमारी जो विक्टर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को। ठीक है, तो अच्छे से इनको डीपली करते हुए चलेंगे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी किसने दी थी, एडविन लॉक ने दी थी।
और इसका जो मतलब क्या था कि भाई अपना गोल सेट कर लो कि हमें ये चीज़ क्या करनी है, अचीव करनी है। फिर वो गोल हमारा क्या करेगा, हमको वहाँ तक लाने के लिए जो भी एफर्ट्स करने होंगे अपने आप करते रहेंगे, वो गोल हमें क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। इसके लिए उन्होंने गोल सेटिंग थ्योरीज बेस्ड ऑन 7 प्रिंसिपल। देखो ये 7 प्रिंसिपल है, इनका नाम ही काफ़ी है, एक बार नाम देख लेना आप। क्लियरिटी होनी चाहिए, चैलेंजेबल होना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए उसके लिए कि भाई इसको तो हम कर ही पाएंगे। फीडबैक क्या आई, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, सेल्फ एफिशिएंसी, गोल, कमिटमेंट। तो ये 7 थ्योरीज पर क्या बेस है हमारी गोल सेटिंग थ्योरी। इसको तो बहुत ही कम पूछा जाता है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा हम डीपली नहीं करवा रहे। उसके बाद है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी जे स्टेसी एडम ने दी थी। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें हम ये देखते हैं कि जो इम्प्लॉइज़ अदर इम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, यानी कि हमारे साथ इक्वल बिहेव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये कंपैरिजन करके हम देखते हैं। उसके बाद है सेकंड हमारी हजबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, जो कि फ्रेडरिक हेज़बर्ग ने दी थी। और इसका हजबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से कम जाना जाता है। कई बार इसको किस लिए पूछ लिया जाता है कि हाइजीनिक थ्योरी किसने दी थी। तो हाइजीनिक थ्योरी अगर नाम आ जाए तो वो भी हमारी हजबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी का ही नाम है। इस थ्योरी के ऊपर क्या फोकस किया जाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए फोकस किया जाता है कि किस तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हाईली सेटिस्फाई किया जा सकता है। उन्होंने जो उनके माइंड में जो 2 क्वेश्चंस आए थे, 200 अकाउंटेंट एंड इंजीनियर पर उन्होंने जो है अपनी उनका रिसर्च का जो एरिया था वो 200 अकाउंटेंट एंड इंजीनियर थी। उनके माइंड में 2 क्वेश्चंस आए थे, वो क्या थे कि किस तरह से, व्हाट आर द फैक्टर दैट मेक यू फील सेटिस्फाइड विद योर वर्क एंड मोटिवेट यू टू परफॉर्म बेटर, कि किस तरह से कौन सी चीज़ें उनको सेटिस्फाई करती हैं जो कि उनको आगे और बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए मोटिवेट करती है। और सेकंड था व्हाट आर द फैक्टर दैट मेक यू फील डिससेटिस्फाई, कब वो डिससेटिस्फाई फील करती हैं जो कि उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करती हैं। और उन्हीं को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक था हमारा हाइजीनिक एंड सेकंड था हाइजीनिक फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर या डिससेटिस्फायर। ठीक है, इसको हम तीनों नामों से कह सकते हैं, हाइजीनिक, मेंटेनेंस एंड डिससेटिस्फाई। इनकी अब्सेंस में क्या रहता है, एम्प्लॉयज़ अगर ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, डीमोटिवेट होगा। जैसे वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो क्या होगा, हम डिससेटिस्फायर होंगे। जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो भी हम क्या होंगे, डिससेटिस्फायर होंगे। यानी कि हाइजीनिक फैक्टर में अगर हाइजीनिक फैक्टर नहीं है तो एम्प्लॉयज़ क्या होता है, डिससेटिस्फायर होता है। सेकंड जो उन्होंने चीज़ बताई थी वो क्या थी, मोटिवेशनल फैक्टर या सेटिस्फायर फैक्टर। जो होते हैं तो मोटिवेट करते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो मोटिवेट भी नहीं करते। इसका मतलब क्या है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रोथ है, जॉब चैलेंज है। अगर हमारे काम में चैलेंज होंगे तो वो हमें क्या करेंगे, जो बंदा चैलेंज ले सकता है वो उसको क्या करेंगे भाई, मोटिवेट करेंगे कि मुझे ये चैलेंज लेना है। लेकिन अगर चैलेंज भी नहीं है, चैलेंज है ही नहीं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बंदा काम नहीं करेगा। काम तो वो ऐसे ही करेगा, लेकिन अगर उसको कुछ चैलेंज दे देते हैं तो वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं मोटिवेशनल फैक्टर या सेटिस्फायर फैक्टर, जो अगर कंपनी में प्रेजेंट होते हैं तो एम्प्लॉयज़ सेटिस्फायर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज़ सेटिस्फायर नहीं होगा। तो इसको जो हमारी हाइजीनिक थ्योरी है, 2 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। और 2 फैक्टर कौन कौन से हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था, फर्स्ट है हमारे हाइजीनिक फैक्टर, सेकंड है हमारे मोटिवेशनल फैक्टर। उसके बाद है ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी हमारी किसने दी थी, क्लेंटल एल्डरफर ने दी थी। ये थ्योरी किसके ऊपर बेस है, नीड हायरार्की ऑफ मास्लो की थ्योरी पे बेस है। उनकी 5 नीड्स को इन्होंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और 3 जो नीड्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट है एग्जिस्टेंस नीड, सेकंड है रिलेशनशिप नीड, थर्ड है ग्रोथ नीड। यानी कि जो हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए करते हैं, सेकंड है, उसके बाद हमारी जो है रिलेशनशिप नीड बढ़ जाती है कि भाई अब हमें क्या है, सोसाइटी में रहना है तो हमारी कुछ नीड्स होती हैं जिससे हमारे बेटर रिलेशन बन सके। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना एक स्टेटस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अपना ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं 5 थ्योरीज़ को
इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थ्री थ्योरी में डिवाइड कर दिया, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, और इसीलिए इनको भी नीड थ्योरी के अंदर ही ऐड किया जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मास्लो की फर्स्ट एंड सेकंड नीड है, एक मिनट, साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड, उसको किसने कवर किया है? एग्जिस्टेंस नीड ने। अगर बात की जाए हमारी सोशल नीड और एस्टीम नीड को किसने रिलेटेडनेस नीड में, कि भाई हमारा सोसाइटी में एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ हमारे किसके अंदर आएगी, यानी कि जो हमारी थर्ड एंड फोर्थ जो नीड थी वो रिलेटेडनेस में आ जाएगी, और जो हमारी फिफ्थ नीड थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, वो नीड हमारी ग्रोथ नीड में आ जाएगी। तो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखो, वीडियो तुम्हें लंबी लग रही होगी लेकिन सॉरी, एक मिनट, अरे क्या हो गया इसको, वीडियो थोड़ी लंबी लग रही हो कि आपको, अगर आपने ये पहले पढ़ रखी है तो स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करके देख लेना, एक बार देखना जरूर, एक बार सुनना जरूर, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को इसमें डाला गया है। उसके बाद है फोर्थ, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो कि कॉग्निटिव थ्योरीज का पार्ट है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे जो मोटिवेशन है वो किससे मिलता है? वलायंस प्लस एक्सपेक्टेंसी से मिलता है। इसके अंदर फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी को भी क्या कर दिया गया था? ऐड कर दिया गया था। अब ये जानते हैं वलायंस क्या होते हैं, एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या होती है। तो देखो वलायंस का ही पार्ट हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंटलिटी है। तो हमारी वैलेंस क्या है? जैसे हम अपना जो रियल एग्जाम्पल है वही लेके चलते हैं। हमारी वैलेंस क्या है, हमारी इच्छा क्या है? जैसे हम HPSC में नौकरी करना चाहते हैं, जिसका स्टेटस अच्छा नहीं है तो वो स्टेटस के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है तो उसकी वैलेंस क्या है? सैलरी, ठीक है, और कहीं ना कहीं मेन मोटिव हो ही जाता है। उसके बाद सॉरी जी, बीच में रुकी थी, कई बार क्या होता है सिस्टम भी पता नहीं वर्क करना बंद कर देता है। मोटिवेशन हमारे लिए क्या है? जो मोटिवेशन होगा वो इन सभी का मिक्सअप होगा, ये क्या कहता है? व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती है। और सभी थ्योरी कुछ ना कुछ अपने आप में बेस्ट है, बिल्कुल आप इसको यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को जानेंगे और फिर आप बताना कि ये थ्योरी बेस्ट है या नहीं है। तो सभी पे एक्सपेरिमेंट करके सभी थ्योरी तभी बनाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी थ्योरी ऐसे ही बना दी गई है। सबसे पहले है वैलेंस। वैलेंस क्या होती है? हमारी जो संभावना है किसी चीज़ को अचीव करने की। एक्सपेक्टेंसी, उसको अचीव करने की हमारी इच्छा कितनी है, ठीक है। तो वैलेंस एक तरह से हमारी क्या है? उस चीज़ को जो मोटिवेट करती है, उसके पीछे की वजह है, जिसको हम प्राथमिकता या वरीयता देते हैं, उसी को वैलेंस बोलते हैं। जैसे हमारी प्राथमिकता, किसी के पास पैसा है तो स्टेटस चाहता है, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या चाहता है? पैसा चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन ये क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। ये नहीं कह सकते कि भाई ये वैलेंस है, किसी के लिए क्या है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। अब मान लो हमारे लिए क्या है? पैसा है, वैलेंस हमारे लिए पैसा है। HPSC में हम क्या चाहते हैं? जॉब चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सैलरी अच्छी है, ठीक है, ये हमारी वैलेंस है। एक्सपेक्टेंसी क्या है? कि उस चीज़ को हम ये चाहते तो हैं, बट हम उसको इच्छा कितनी है अचीव करने की। मान लो हम अपना 102% यानी कि जितनी ज़्यादा हम उम्मीद हो सकती है, कई पर्सन्स कैसे होते हैं जो ये मान लेते हैं कि भाई तुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। उनकी क्या है? नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिविटी की तरफ उनका वैलेंस जाएगा। मोटिवेशन भी क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा कि भाई कितनी कुछ कर ले, लेवल 3 बना दिया, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कुछ इतने पॉजिटिव पर्सन होते हैं, वो कहते हैं कि 3 क्या 4 बना ले, मैंने तो सोच रखी है HPSC का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना ही है। यानी कि उसकी एक्सपेक्टेंसी कैसी है? बी पॉजिटिव, बहुत, इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे वैलेंस और इंस्ट्रूमेंट तीनों को मिलकर हमारा जो मोटिवेशन है उसको एक हाई लेवल पर पहुंचा देता है। तो वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है? ये एक वैलेंस का ही पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर जितनी ज़्यादा हम किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं कि हमें उस लक्ष्य को अपने को अचीव करना है, जो हमें उठने के लिए प्रेरित करती है, सुबह उठने के लिए जल्दी प्रेरित करती है, रात को लेट तक पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो वो हमारी क्या है? इंस्ट्रूमेंटलिटी है, ठीक है। कुल मिला के इन तीनों का ही जो रिजल्ट होता है वो मोटिवेशन
होता है वो हमारी एक्सपेक्टेंसी पर बेस करता है पॉजिटिव में जा रही है या नेगेटिव में जा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा बी पॉजिटिव रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए, आउटकम ज़रूर अच्छे मिलेंगे। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारी, एक मिनट, गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी क्योंकि ये देखो ह्यूमन के बिहेवियर पर डिपेंड है, इसलिए कॉग्निटिव थ्योरी में आता है कि हमने अपना जो गोल है वो अचीव कर लिया है, वो कितना अटेनेबल है, कितना मेजरेबल है, चैलेंजेबल है विद द रीच ऑफ इंडिविजुअल, और फिर इंडिविजुअल उस चैलेंज को कितना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये जान लो कि गोल सेटिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन 7 प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आपको अपने गोल की क्लियरिटी होनी चाहिए, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, सेल्फ एफिशिएंसी, गोल, कमिटमेंट, ये सारे के सारे जब हम गोल अचीव करते हैं, गोल सेट करते हैं, तो उस टाइम पे इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके बाद हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा। जब हम रिजल्ट्स को देखकर अगर अपनी तैयारी करते हैं तो और भी बेस्ट हम कर पाएंगे। तो ये 7 प्रिंसिपल के ऊपर बेस है हमारी गोल सेटिंग थ्योरी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के पास। अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थ्योरी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दी थी? मैक क्रेगर ने दी थी। मैक क्रेगर ने क्या दी थी? एक्स एंड वाई थ्योरी दी थी कि जो उसके बिहेव पर सेट ऑफ अजम्पशन इज कॉल्ड एक्स थ्योरी एंड अदर सेट ऑफ अजम्पशन, कि उसका बिहेव कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, कैसा वो पर्सन बिहेव करता है। कईयों को हम कहते हैं भाई नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्स थ्योरी क्या कहती है? जो कि हमेशा क्या रहता है, ये सोचता रहता है भाई कैसे भी काम टल जाए, मुझे काम नहीं करना। हमेशा कैसा रहता है वो? नेगेटिव वे में सोचता रहता है, अवॉइड करता है काम करने को। वो किसके अंदर आते हैं? एक्स थ्योरी के अंदर आते हैं, ठीक है। द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप थ्योरी इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस बिलीफ, और इसी बिलीफ के ऊपर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या की गई है? बेस की गई है कि भाई आदमी काम नहीं करेगा, उससे आपको क्या करना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता रहता है? अवॉइड होता रहता है। अगर हम जब मानेंगे तभी तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? अपने ऑर्डर झाड़ेंगे कि भाई तुम काम तो करते नहीं, काम करो कुछ, ठीक है। सो जब ये मानना होता है हमारा कि इंसान काम से बचता है, वो हमारी किस थ्योरी के अंदर आती है? एक्स थ्योरी के अंदर आती है। और इसी थ्योरी वाले पर्सन्स के ऊपर क्या किया जाता है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लगाई जाती है। उसके बाद है वाई थ्योरी। वाई थ्योरी क्या होती है कि चाहे कोई है चाहे ना है, मुझे अपना काम करना है, मेरी ड्यूटी है। जो अपने वर्क के प्रति क्या है? लॉयल है। उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब है कि मुझे कोई चाहे ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे अपना काम करना है। तो जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वाई थ्योरी के अंदर आते हैं। जो नेगेटिव टाइप के जो काम से बचते हैं वो एक्स थ्योरी के अंदर आते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो काम से बचते हैं नेगेटिव थ्योरी के हैं या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप थ्योरी किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है? तो एक्स थ्योरी वाले पर्सनस के ऊपर होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ओची की जेड जो थ्योरी बेस है ये हमारी, इसमें 2 चीज़ों को स्टडी किया था ओची ने। उन्होंने जो है कंपैरिजन किया था डेवलप करने के लिए थ्योरी जापानीज एंड अमेरिकन मैनेजमेंट सिस्टम को, कि वहाँ पर क्या दिया जाता है कि अगर जॉब छोड़ के जाता है एम्प्लॉयज़ तो भी उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई आप जाना चाहते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, या फिर इसके साथ साथ कोई पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो बहुत सारे जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो आपको, क्योंकि जेड थ्योरी ये अब इम्पोर्टेंट होती जा रही है तो इसको अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पर आपको ये जानना है कि जो भी एम्प्लॉयज़ के बारे में जो भी उसको चैलेंज आ रहे हैं उन सब चीज़ों को क्या करना? रिमूव करना। जेड थ्योरी ने 2 चीज़ों पर, जापानीज और अमेरिकन मैनेजमेंट दोनों पर क्या की थी? अच्छा वर्क किया था और काफ़ी इन्वायरमेंट को सुधारने की बात की गई थी कि जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। ये नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो हमारे कंपनी के लिए लॉयल हो, क्योंकि वो लॉयल तभी होंगे जब उनको ये मिलेगा, उनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि भाई आपकी जॉब क्या है? बेस्ट है। तो अब जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन थ्योरी। ए मैनेजर इंटरेस्टेड इन मोटिवेटिंग हिज एम्प्लॉय एफिशिएंटली ही नीड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दैट कैन बी अप्लाइड इन प्रैक्टिस। कि भाई हमने थ्योरी पढ़ ली, अब हम कोई ये नहीं कि हमने थ्योरी सारी पढ़ ली, हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं इनको, लेकिन क्या किसी को इम्प्लीमेंट करके देखा है? नहीं। तो अब उनको
किसकी बारी आती है, अप्लाइड करने की बारी आती है। अप्लाइड इन प्रैक्टिस द फॉलोइंग सजेशन कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। तो किस तरह से उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। ऑल मोटिवेशन थ्योरी रिकॉग्नाइज दैट एम्प्लॉयज आर नॉट आइडेंटिकल, दे हैव डिफरेंट नीड एंड पर्सनैलिटी। तो इनसे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है इन थ्योरीज से कि सभी की अपनी अपनी डिफरेंट नीड है, सभी की अपनी पर्सनैलिटी है, उनको पहले रिकॉग्नाइज करें, फिर उनके बाद ही हम किसी एम्प्लॉयज़ को क्या कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे। अब एक पर्सन है जिसके पास पैसा बहुत है और उसकी हम सैलरी बढ़ा रही हैं, तो क्या वो उसके लिए मोटिवेट होगा? जी नहीं, वो उसके लिए मोटिवेशन का काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मोटिवेशन कौन सा फैक्टर कर रहा है, उसको स्टेटस कर रहा है। तो अगर सैलरी ना बढ़ा के हम उसके जॉब का लेवल इंक्रीज करते हैं तो वो उसके लिए क्या होगा, सेटिस्फायर एलिमेंट होगा। सबसे पहले हमें उसकी नीड्स और उसकी पर्सनैलिटी देखनी है, उसके बाद ही हमें देखना है कि इसके लिए मोटिवेटर फैक्टर कौन सा होगा। उसके बाद मैनेजर शुड इंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ हैव स्पेसिफिक गोल एंड फीडबैक ऑन हाउ वेल दे आर डूइंग इन अचीविंग दीज गोल। मैनेजर को सबसे पहले स्पेसिफिक अपना जो गोल है, जैसे गोल थ्योरी में बताया था कि जो हमारा गोल है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसको कहाँ तक हम अचीव कर पा रहे हैं। सबसे पहले अगर एम्प्लॉयज़ को यही इंश्योर नहीं है, यही क्लियर नहीं है कि हमारा गोल क्या है, वो किए जा रहा है एट द एंड उसको रिजल्ट्स कुछ नहीं मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना गोल जो है हमारा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फीडबैक देनी चाहिए कि भाई हम इस गोल को कहाँ तक अचीव कर पाए हैं। द मोटिवेशनल बेनिफिट शुड बी अलाइंड केयरफुली टू मैच पीपल विद देयर जॉब। और जो हमारा गोल है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो पर्सन उसके लायक है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब ये नहीं है कि हमने गोल अपना तैयारी तो हम कर नहीं रहे और हम सोच रहे हैं कि भाई हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो इंसान जिस चीज़ के लायक है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। अब मेरा बच्चा पढ़ने में जीरो है और उसको मैं कह रही हूँ बार बार डॉक्टर बनना, क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो मोटिवेशनल बेनिफिट तभी मिलता है जब हम सही पीपल का मैच करते हैं उसकी जॉब के साथ। Manager need to make reward continent on performance. Importance reward such as pay increase and promotion should be given the attainment of specific goal. Manager should look for way to increase the visibility if अवार्ड मेकिंग दैम पोटेंशली मोर मोटिवेटेड। तो हम अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई बच्चा अच्छा काम करता है, हम उसको गुड बोलते हैं, तो नेक्स्ट डे देखना आप वो और भी अच्छा करके आएगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही कम बार ये चीज़ मिल रही है। और अगर किसी चीज़ को रिवार्ड मिलता है, अब आप मेरे को बोलते हो कि मैम आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, हमें बिल्कुल समझ में आई है, आगे भी ऐसी ही वीडियो देना। इस तरह के जो अच्छे कमेंट आते हैं तो वो क्या करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं और भी ज़्यादा इसके अंदर पॉइंट जो है ऐड करने की कोशिश करूँगी, नेक्स्ट टाइम और भी बेस्ट मैं देने की कोशिश करूँगी। तो रिवार्ड भी मोटिवेट करते हैं। एम्प्लॉयज शुड परसीव दैट टू रिवार्ड्स और आउटकम आर इक्वल टू द इनपुट। एम्प्लॉयज परफॉर्म बेटर फॉर मैनेजर हु केयर अबाउट देम। सो एट लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि जो मोटिवेशनल थ्योरी हैं सभी अपनी अपनी एक अहमियत रखती हैं, सभी इम्पोर्टेंस है, तो उनको हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना है और उनसे बेनिफिट लेना है। जितना ज़्यादा हो सके हम अपने कंज्यूमर्स की नीड को पहले देखेंगे, फिर उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे और टाइम पर उनको क्या देते रहेंगे, रिवॉर्ड देते रहेंगे। यही क्या होती हैं एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशनल थ्योरीज। सो आई थिंक ये कंप्लीट चैप्टर हो चुका है मोटिवेशन का। कल करेंगे लीडरशिप और अगर इसके एमसीक्यू हो पाए तो भाई एमसीक्यू भी करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, कम से कम 2 फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ ज़्यादा बच्चे अब हमसे जुड़ रहे हैं। थैंक यू।